मूवी में हमें साल 2140 के रशिया को दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी में सिर्फ महिलाएं रहती हैं और इन्होंने इसे एक अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी बना लिया है। ये लोग अब शहर के भीड़ भाड़ में नहीं रहते और उन्होंने अपना खुद का शहर बसा लिया है, जहां पर हर एक लड़की के पास अपना खुद का विला है। इनफैक्ट ये शहर इतना मॉडर्न है कि यहाँ पे इनका सारा काम एआई असिस्टेंट करके देता है। अपने ओनर का हेल्थ चेकअप करना, उनके लिए खाना बनाने से लेकर उनकी पसंदीदा शोज प्ले करना और उनके लिए नए कपड़े भी बनवाना, क्योंकि अब इस प्लेनेट में आदमी नहीं है तो यहाँ वॉर क्राइम्स और हेट भी नहीं है और महिलाएं इस युग में 150 साल तक जीती है। मूवी के मेन कैरेक्टर लीजा को दिखाया जाता है, जो एक 50 साल की लड़की है, जो एक हिस्ट्री टीचर भी है। एक सुबह जब वो न्यूज देख रही थी तो वो देखती है कि एक महिला प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि उनसे उनका नॉर्मली बच्चे पैदा करने का अधिकार छीन लिया गया है और उन्हें आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करने में मजबूर किया जा रहा है। लीजा सिंपली इसे अवॉइड कर देती है और अपने जॉब के लिए रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो काम के लिए निकलती है तो हमें इस दुनिया के बारे में कुछ और चीजें पता चलती है, जैसे कि ये एक एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक दुनिया है जहाँ सारे लोग बहुत काइंड और डिसिप्लिन है। सड़क के किनारे खाने के स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर से लड़कियां फ्री में खाना ले सकती है। एक ही क्लिक में वो वीडियो कॉल कर सकती है और यहाँ छोटे छोटे मिस्टेक्स के लिए फाइन्स भी काटे जाते हैं, जैसे कि कचरे को गलत ट्रैश कैन में फेंकना। ऐसे जुर्मों के लिए सोशल पॉइंट डिडक्ट किए जाते हैं, जो कि यहाँ की करेंसी भी है, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें फ्री सोशल कॉइन्स भी मिलते हैं। कुछ देर बाद लीसा अपने क्लास में पहुंचती है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक ट्यूब है, और अपने क्लास में वो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के बारे में पढ़ाती है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसान शुरुआत से ही सोसाइटी में मर्द डोमिनेट किया करते थे, जिससे सिर्फ हेट और वायलेंस बढ़ा। कई दशक बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट दुनिया में प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह वगैरह, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द जिम्मेदार है। इसके बाद साल 2030 में यूनाइटेड स्टेट्स और कोरिया में युद्ध के वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। नॉर्थ कोरिया के कुछ साइंटिस्टों ने एक वायरस बनाया यूएस मिलिट्री को खत्म करने के लिए, लेकिन ये वायरस पूरे दुनिया में फैल जाती है, जिससे 99% ऑफ द मेल पॉपुलेशन दुनिया से खत्म हो जाती है। इसके साथ आगे वीडियो में दिखाया जाता है कि जैसे ही महिलाओं के हाथ में पृथ्वी आई तो उन्होंने पृथ्वी को वापस से उसके पुराने हाल में लौटाना शुरू किया। ग्लोबल वार्मिंग को धीरे धीरे खत्म किया गया और पोल्यूशन लेवल्स भी सामान्य हो गए। धरती पे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और ओवरऑल पूरी दुनिया अब अपने बेहतर फॉर्म में आ चुकी थी। अंत में वीडियो में बताया जाता है कि बॉयज का जन्म यानी प्राइमेट्स का जन्म बहुत ही दुर्लभ हो गया था और जो बच्चे बड़े हो जाते थे उन्हें शहर के किसी बिगड़े हिस्से में लाके रखा जाता था, जहाँ टेक्नोलॉजी भी बहुत ही कम थी। यहाँ इन्हें बताया जाता है कि सारे मर्द अब एप्स की तरह दिखते हैं, जिनके पास दिमाग कम है, वो मोटे और बदसूरत है और इनका सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान है, इंटरकोर्स और वायलेंस। जब प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो लीजा लड़कियों को उस जगह लेके आती है जहाँ से अब वो लोग इस शहर को देख सकते हैं जहाँ पर मर्द रहते हैं। यहाँ इंसानों की संख्या कम हो जाने से शहर अब बस्तियां बन चुकी थी। इसी के साथ हमें एक बस्ती दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लड़कों के ग्रुप्स रहते हैं जिनके पास बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही गंवार है। यहाँ पर हमें कुछ औरतें भी दिखाई जाती है जो फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में शामिल नहीं थी। इन्हीं लड़कों में से हमें गैरा को दिखाया जाता है, जो कि एक वर्जिन था और उसे सिर्फ इसी चीज का दुख था, लेकिन वो दूसरों के प्रति बहुत ही हेल्पफुल था। इसी बीच हमें एक मस्कुलर लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बैरोन था, जो कि स्लम का लीडर था। वो इस महिला तांत्रिक समाज से परेशान हो चुका था और अपने भाषणों में वो कहता है कि आज से कई 100 साल पहले जब महिलाएं पावर में थी तब वो पुरुषों को जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन एक दिन बैरोन के दादाजी वहाँ से भाग निकले और इस शहर में आके बस गए और उन्होंने ही यहाँ इन स्लम्स को बनाया। वो अपने साथ कुछ लड़कियां भी ले आए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। सारे लोग जोश के साथ स्पीच को सुनते हैं। लीसा इसी बीच अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आ पहुंचती है। अपने स्टूडेंट्स को वो यहाँ घुमाने ले आती है जैसे कि ये कोई चिड़ियाघर है, जिससे यहाँ के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो कोई जानवर नहीं थे। कुछ देर बाद लीसा की एक स्टूडेंट मारिया एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ पहुंचती है। गैरा वहाँ आ पहुंचता है और उन्हें छिपा लेता है और इसी बीच वो लीजा को किस कर देता है। लीजा क्विकली एक विसल बजाती है जिससे गैरा नीचे गिर जाता है, लेकिन कई सारे और लड़के यहाँ पहुंच जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद बैरन एक स्लैप कंपटीशन अरेंज करता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे लड़की मिल जाएगी। उनके भले के लिए गैरा इस खेल में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसके ऑपोजिट एक शक्तिशाली आदमी आता है। लेकिन लकीली जब ये जायंट उसे स्लैप करता है, गैरा नीचे झुक जाता है और स्लैप जाके बैरन के गाल पर लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़कियां यहाँ से भाग निकलती है। गैरा अपने दादाजी के घर की तरफ दौड़ लगाता है और नेक्स्ट
सीन में एक शटल बस अपने बैटरी चेंज करने रुकता है। जब ये आगे बढ़ती है तो सरप्राइजिंगली गैरा इनमें से एक बैरल से निकलता है, जिससे शटल ओनर जूलियस काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो कि खुद भी एक लड़का था, लेकिन वो एक सीड कीपर था जिसका काम था अपना सीमन डोनेट करना, जिससे बच्चे पैदा हो सके। और इस शहर में इन्हीं सीड कीपर्स को रेस्पेक्ट दिया जाता था। सरप्राइजिंगली जूलियस, जिसका कोई दोस्त नहीं था, उसे गैरा इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसे रहने देता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और जूलियस इनके लोकल शराब को भी टेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली वो इतना नशे में हो जाता है कि वो अब चलती बस से छलांग लगा देता है। अब गैरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जूलियस के कपड़े पहन लेता है और एक नया सीट कीपर बन जाता है। कुछ देर बाद ये बस एक कॉलोनी के पास आ पहुंचती है और एक इनविजिबल बैरियर खुलता है, जिससे ये सीट कीपर अंदर आ सकते थे। नर्वसली गैरा नीचे उतरता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की उसे अपने बाईसाइकिल में बिठा के इस पूरे शहर का टूर देती है। रास्ते में कई सारे लड़कियां उसे ग्रीट करती है। लिसा भी क्राउड में मौजूद थी, लेकिन वो गैरा को नोटिस नहीं करती। शाम के वक्त गैरा को एक स्पेशल रिचुअल फॉलो कराया जाता है, एक एप्पल को बाइट करने की, वो भी लाइव टीवी पर, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो हेल्दी और स्मार्ट बेबीज पैदा करेगा। इसके बाद इसे अपने चेम्बर में ले जाया जाता है, जहाँ इसे रेस्ट करना था, लेकिन जैसे कि वो एक वर्जिन था तो उसे सब कुछ अभी चाहिए था। फिर वर्कर उसे अपने साथ रिप्रोडक्शन चेम्बर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर एक मिडिल एज्ड मोटी औरत बार्टा उसका स्वागत करती है। इसके बाद उसे सीट पे बैठने को कहा जाता है और एक पाइप को उसके मेल पार्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है। प्रोसेस को शुरू किया जाता है तो पहले तो गैरा थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर लीजा के ख्याल उसके दिमाग में आता है, जिससे अब वो प्रोसेस पूरा होता है। सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ लीजा भी गैरा के बारे में सोच रही थी और उसका ख्याल उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग गैरा को रिप्रोडक्शन बेस में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसी की तरह सीट कीपर्स को खूबसूरत लड़कियां देखभाल करती है। पूरा दिन ये लड़कियां लड़कों को पैम्पर करती है, बहुत ही लजीज पकवान खिलाए जाते हैं और इनका मसाज भी किया जाता है। आसपास इतने लड़कियों को देख गैरा काफी गर्म हो जाता है, यू नो व्हाट आई मीन, और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो ये कर रहा था, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि ऐसे काम करना यहाँ पे सख्त मना है। इसी के साथ इंटरकोर्स के बारे में सोचना भी यहाँ इलीगल था और जो भी ऐसा करते थे उन्हें होमोसेपियन सेक्सुअल कहा जाता था। दूसरी तरफ लीजा और उसकी फैमिली, जहाँ पर उसकी माँ पॉलिना और ग्रैंडमदर आन्या, ये सारे लोकल कोर्ट्स में दिखाई देते हैं। ये पता चलता है कि जो मारिया नाम की स्टूडेंट थी, उसने अथॉरिटी में ये कंप्लेन किया है कि मर्दों के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई है, इसीलिए उसे और लीजा को कोर्ट में बुलाया गया है, ये जानने के लिए कि क्या वो निर्दोष है या नहीं। नर्वसली लीजा अपने बेस्ट फ्रेंड तानिया से कहती है कि उसे एक प्राइमेट ने किस कर लिया है, बट उसकी फ्रेंड उसे कॉन्फिडेंट रहने को कहती है क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जल्दी ही ट्रायल शुरू होता है और मारिया की मॉम विवियन, जो कि इस कॉलोनी की एक हाई रैंक की अधिकारी भी थी, वो सारी गलती लीजा के ऊपर थोपना चाहती है, लेकिन लीजा भी चुप नहीं बैठती और सबको कहती है कि मारिया के जिद के लिए ही वो लोग स्लम्स में गए थे और प्रूफ के तौर पर वो अपना वीडियो फुटेज दिखाती है और इसी से लीजा निर्दोष साबित होने ही वाली थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त तानिया सबको बता देती है कि उसे प्राइमेट ने किस किया है। ये सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं और जज लीसा को पनिशमेंट के तौर पर 80 घंटे कम्युनिटी सर्विस में बिताने को कहते हैं और तानिया के ऑनेस्टी के लिए उसे 20 सोशल पॉइंट्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ जूलियस को दिखाया जाता है, जो अभी स्लम्स में आके रहता है, जहाँ गैरा के ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि वो उसे हेल्प करेंगे अगर वो किसी को नहीं बताए कि वो पहले एक सीट कीपर था। दूसरा कोई रास्ता ना देखते हुए जूलियस राजी हो जाता है। इसके बाद उसे बैरन के पास ले जाया जाता है। जूलियस अपनी बात शुरू करने ही वाला होता है कि बैरन उसका मजाक उड़ाता है और उसकी उंगली भी मरोड़ देता है। उसी दिन जूलियस को एक नया हेयर कट करवाया जाता है ताकि वो यहाँ घुल मिल सके। जल्दी ही एक औरत यहाँ आ जाती है जो उसकी उंगली ठीक करने वाली थी। अनफॉर्चुनेटली बैरन ये सब देख लेता है और वो अपने बॉडीगार्ड से इस आउटसाइडर की मरम्मत करने कहता है। बिना एक सेकंड देर किए ये जायंट जूलियस के पास पहुंचता है और उसे स्लैब फाइट का चैलेंज देता है। कुछ देर बाद फाइट को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे सारे लोकल्स यहाँ आ जाते हैं। जल्द ही फाइट शुरू होता है और जायंट पहले वार करता है। वो अपनी पूरी ताकत से जूलियस पर वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए जूलियस फिर से खड़ा हो जाता है। फिर वो जायंट को एक चपेट में बेहोश कर देता है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। दूसरी तरफ बार्ता सारे सीट कीपर्स को बाहर वॉक के लिए ले आती है। इस जर्नी में गैरा परेशान हो जाता है क्योंकि इन्हें इतने सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर इन सीट कीपर्स को फार्ट भी करना होता है तब भी इन्हें परमिशन लेके एक कैप्सूल में बंद होके
नेवर माइंड। कुछ देर बाद ये ग्रुप कुछ स्टैच्यूज के पास आ पहुंचते हैं जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग और ये यहाँ की देवी थी। जब सभी प्रेयर करने में बिजी थे तो गैरा बाकी लोगों को जमा करता है और कहता है कि कुछ मजेदार करने चलते हैं। 3 लोग इसमें मान जाते हैं और ये तीनों मिलके पास ही के समंदर में मछली पकड़ने जाते हैं। वहाँ पे बाकी लड़के देखते हैं कि गैरा के पैरों के बाल शेव नहीं किए गए थे जो कि यहाँ के हिसाब से प्रोहिबिटेड था और उसके पास एक लाइटर भी थी जिसे एक खतरनाक वेपन माना जाता था। लेकिन शक करने के बजाय लड़कों को गैरा का ये एटीट्यूड पसंद आता है और उसे ये लोग अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। इसी के साथ ये लोग मछलियां पकड़ते हैं और एक फायर कैंप भी जलाते हैं जिसके धुएं के वजह से अलार्म बज जाता है जिससे अब अथॉरिटी को इनका पता चल जाता है और सजा के तौर पर इन्हें पूरा दिन एजुकेशन सेंटर का टूर करना होता है। अगले दिन रोज की तरह जब गैरा मसाज ले रहा था तब उसके केयर टेकर को अचानक रिप्लेस कर दिया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि लीसा थी। लीसा को पनिशमेंट के तौर पर यहाँ काम करना था। ये दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं कहते। कुछ देर बाद इन 4 सीट कीपर्स को जिन्होंने रूल तोड़ा था इन्हें एजुकेशन सेंटर लाया जाता है जहाँ पर इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये दिखाते हुए कि वेमेन मेन के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर है और हमेशा ये मेंस पर राज करेंगे। इसी के साथ इस प्रेजेंटेशन में सोसाइटी के बाकी इलीगल कामों के बारे में भी बताया जाता है जैसे कि इंटरकोर्स करना या इसके बारे में सोचना। इस टूर में लीसा उसकी ग्रैंडमदर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट थी। ये दोनों दूर से गैरा को देखते हैं और उसकी बेवकूफी पर हंसते भी हैं। हालांकि अनिया जो कि यहाँ की रहने वाली थी उसे गैरा क्यूट लगता है और वो अपने पोती से गैरा की आइडेंटिटी सबसे छुपाने को कहती है। शाम को जब ये ग्रुप घर लौटते हैं गैरा उनके साथियों को बुलाता है और कहता है कि जो कुछ भी आज उन्होंने क्लास में सीखा है वो बकवास है और अपने मन में इरोटिक डिजायर रखना बिल्कुल नॉर्मल बात है। यह सुन के उनमें से एक लड़का इतना जोश में आ जाता है कि वो लीसा के पास पहुंचता है और उसे कपड़े उतारने कहता है लेकिन तभी गैरा वहां आ जाता है जिससे एक और बार वो लीसा को बचा लेता है। लेकिन उसको थैंक यू बोलने के बजाय लीसा उसे 30 मिनट का वक्त देती है यहाँ से निकलने की, नहीं तो वो उसके बारे में सबको बता देगी। इसी बीच जूलियस को दिखाया जाता है जो स्लम में अब काफी फेमस हो गया था लेकिन कोई आउटसाइडर आके यहाँ पे राज करेगा ये सोच के बैरन अपने कुछ आदमियों को लेके यहाँ आ पहुंचता है और अपने राइट हैंड रैट को उसे फिनिश करने को कहता है। प्लान के मुताबिक ये ग्रुप जूलियस को एक एबेंडन ग्रोसरी स्टोर में ले आते हैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। सरप्राइजिंगली जूलियस कुछ ही सेकंड्स में ढेरों सामान निकाल लाता है जिनमें से कई जरूरी खाने पीने का सामान भी होता है। इससे इम्प्रेस होके ये लोग उसे चोट नहीं पहुंचाते। दूसरी तरफ सिटी की अधिकारी विवियन यहाँ स्लम के लीडर बैरोन के साथ इंटीमेट होते दिखाई देती है जो कि प्रोहिबिटेड था और अगले दिन विवियन जूलियस के पिक्चर्स को कंपेयर करके समझ जाती है कि असली जूलियस तो मिसिंग है और अगले रात उसे बैरन से पता चला था कि एक प्राइमेट स्लम से भाग गया है। बिना देर किए वो अपने असिस्टेंट को सायरन बजा के कॉलोनी को इकट्ठा होने को कहती है। इसी बीच गैरा यहाँ से भाग निकलना चाहता है लेकिन वो इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है। कोई रास्ता ना मिलने पर वो कॉलोनी में वापस लौट आता है। तभी उसे लीजा दिखाई देती है जिसे वो मदद मांगता है लेकिन लीजा को उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसने याद दिलाया कि कैसे उसने 2 बार उसकी मदद की तब वो भी राजी हो जाती है। जल्द ही पुलिस वाले चारों तरफ फैल जाते हैं। सो लीजा गैरा को लेकर भाग रही थी लेकिन तभी उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड तानिया उन्हें भागते हुए देख लेती है। यहाँ स्लम में बैरन बार में ड्रिंक लेने आता है और उसे जूलियस जिंदा दिखाई देता है। वो गुस्से में अपने आदमियों से पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी रैट कहता है कि जूलियस एक अच्छा आदमी है। जैसे जैसे इनमें बहस बढ़ती है जूलियस आगे आता है और एक डेमोक्रेसी की मांग करता है। वो कहता है कि स्लम के सारे नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बार के सारे लोग इससे सहमत हो जाते हैं और कोई रास्ता ना मिलने पर बैरन अब एक फ्रेंडली मीटिंग के लिए उसे बुलाता है। बाद में ये दोनों बैरन के घर पर मिलते हैं। जूलियस सबके लिए समान हक चाहता था लेकिन बैरन यहाँ पर राज करना चाहता था और अंत में ये लोग आपस में एक इलेक्शन करने का फैसला करते हैं और जो भी विनर होगा वो यहाँ का लीडर बनेगा। इसके बाद बैरन रैट को भी बुलाता है और उसे भी इलेक्शन में खड़ा होने को कहता है। उसके मुताबिक अगर 3 लोग खड़े होंगे तो जूलियस के जीतने का चांस कम हो जाएगा। रात में वोटिंग की सेरेमनी शुरू की जाती है और स्लम्स के सारे लोग मतदान करने आ पहुंचते हैं। जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है बैरन को सिर्फ 1 वोट मिलता है लेकिन सबको हैरान करते हुए रैट 18 वोटों से इलेक्शन जीत जाता है और जूलियस को 16 वोट मिलते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। दूसरी तरफ सभी दरवाजे बंद होने पर लीसा कैरी को अपने घर ले आती है जहाँ उसकी दादी आनिया उसको यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढेगी। अनफॉर्चुनेटली तभी विवियन के असिस्टेंट वहाँ आ पहुँचते हैं इंस्पेक्शन के लिए। अनिया क्विकली गैरा और लीजा के साथ एक बिल्ली को भी कवर्ड में छुपाने लगती
देती है और यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पेट रखना भी इलीगल था। जल्दी ही विवियन की असिस्टेंट अंदर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। वो बताती है कि तानिया ने गैरा और लीजा को भागते देखा है, लेकिन आन्या कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। असिस्टेंट इतना सुनते ही यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी बिल्ली अंदर से चीख देती है, जिससे इनका पर्दा फाश हो जाता है। लेकिन वो किसी को कुछ बता पाती इससे पहले आन्या उसे पीछे से वार करके बेहोश कर देती है। अब जब टाइम नहीं है तो आन्या एक मोटरसाइकिल निकालती है और गैरा को ये लेके यहाँ से भागने कहती है, क्योंकि सिर्फ 80 किलोमीटर स्पीड में ही ये इनविजिबल बैरियर के दूसरी तरफ निकला जा सकता था। वो लीजा को भी उसके साथ भागने को कहती है, क्योंकि वो भी अब इस कॉलोनी में वांटेड क्रिमिनल थी। इसके बाद ये दोनों प्लान के मुताबिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में, फॉर्चुनेटली ये प्लान काम कर जाता है। इम्पैक्ट की वजह से मोटरसाइकिल चकनाचूर हो जाता है और साथ ही में इनके कपड़े भी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनके साथ कुछ और कपड़े थे। अब ये दोनों एक साथ रात में आग जला के सो जाते हैं। अगले दिन गैरा एक स्क्विरल को पका के लीजा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन सैडली लीजा, जो अपनी पूरी जिंदगी सब्जियों पर जिंदा थी, वो मांस देखकर डर जाती है। इसी के साथ लीजा के चीखने की आवाज के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और सेकंड पार्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।